होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है पावर, यानी कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय में जो कार्य को दर्शाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। थोड़ा सा अपना स्क्रीन को जूम आउट कर लीजिए, ठीक है ना, जूम कर बच्चों ले। को अच्छा, विजिबल नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन टू जी, क्वेश्चन यहाँ से करते तो रहिए होगा आप, नहीं। ठीक है। हाँ हाँ, अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन हिंदी वाला कर लीजिए, हिंदी हाँ, वाला वही या इंग्लिश सोच वाला, रहे जो भी थे। आप कंफर्टेबल हो, बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन रखिए। चलो हाँ, देखते हैं, एक कम मिनट। क्वेश्चंस दिखे लेकिन वो विजिबल हो रहा है। इसको थोड़ा इधर मूव कर ले हाँ आप, ठीक है। हाँ, अब विजिबल है, ठीक है मैम, ऐसे स्क्रॉल नीचे आप करते रहे, सही ठीक है, फिर इसी पे रखते हैं, है ना। है। ओके ओके। ठीक है, चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है 2, ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 92। निम्नलिखित में गतिशील वस्तु कौन सी है? तो गतिशील वस्तु कौन सी होती है? इसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। मेज, उड़ता पक्षी, टीवी और अलमारी। तो इसमें से क्या होगा गतिशील वस्तु? करेक्ट, इसमें गतिशील वस्तु होगी उड़ता पक्षी। गतिशील वस्तु कौन सी होती हैं? जिनकी स्थिति में या उनके स्थान में अगर कोई परिवर्तन आए तो वो गतिशील वस्तु है ना। तो ऑप्शन में और कुछ भी हो सकता है उड़ता पक्षी की जगह पे। एक मिनट, मुझे बस मुझे जरा 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जरा कोई स्थान में अगर कोई परिवर्तन हो तो वो हमारी गतिशील वस्तु है। तो इन ऑप्शंस के अलावा कोई दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो बस इस चीज का, इस डेफिनेशन को याद में रखना कि ये वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो बस ऑप्शन में देखना कि जिनकी स्थिति में या जिनके स्थान में अगर कुछ परिवर्तन है, कहीं कोई मूवमेंट हो रहा है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट, तो उससे ध्यान में रख के अपने ऑप्शंस को देखना। ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी है कि हम ऑप्शन से चलें, ठीक है। चलो 93। ये क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बहुत इजी है। कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, तो व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा? ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति एक पॉइंट से चलता है और वो जो वृत्त होता है उसके आधे वृत्त, यानी कि जैसे सर्कल है तो आधे सर्कल का रास्ता वो तय करता है, तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि उसका विस्थापन क्या होगा, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो दूरी जो उसने तय की वो आधे वृत्त का दूरी है ना, जो वो पूरे उसके सर्कुलर भाग में चला। जैसे मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। एक मिनट, मैं यहाँ पे ड्रॉ मतलब जो सेमी सर्कल पे चला, ठीक है, तो यानी कि जो उसका कर पाथ था, जो उसका सर्कुलर पाथ था, वो उसकी दूरी हो गई। लेकिन हमसे पूछा ये जा रहा है कि उसका विस्थापन क्या होगा, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की जो दूरी है। विस्थापन की आपको डेफिनेशन मालूम ही है कि हमारी जो बिगनिंग पॉइंट, यानी कि जो हमारी शुरुआत का जो पॉइंट होता है और अंत जो पॉइंट होता है, उनके बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो इस केस में हमारा विस्थापन क्या होगा? एक सेमी सर्कल बना, उसकी जो दूरी है वो आपके
इसके बराबर है, व्यास के बराबर है, क्योंकि इसका त्रिज्या दिया हुआ है आपको आर, है ना, और आर मिला के दोनों 2r, तो इसका जो विस्थापन होगा 2r होगा। ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछा जाता कि दूरी कितनी तय हुई है, तो दूरी आप निकाल सकते थे। पूरे जो सर्कल की अगर हम बात करें तो पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, तो आधे का कितना होगा πr, तो वो उसकी दूरी हो गई कि वो कितना चला। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है विस्थापन। ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी पूछी गई है, तो वो आपकी 2r होगी। ठीक। ठीक है। हाँ, करेक्ट। गुड। ठीक है, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना, और ये भी याद रखना कि जो दूरी होती है उसमें दिशा शामिल नहीं होती, और आपकी जो विस्थापन है वो सदिश राशि है, उसमें दिशा होती है ना, एक डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछ ले कि कौन सी अदिश और सदिश राशि है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है। चलो, अब आते हैं हम लोग 94 पे। अब ये बताओ इसका क्या होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, बताएं। ये आप लोगों ने किया होगा, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। गुड गुड गुड। यस, इसका आंसर है आपका जूल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है mgh, है ना। m यानी कि आपका मास, g आपका जो आपका ग्रेविटेशन है वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और h जो होता है वो जमीन से उस वस्तु की दूरी होती है। ठीक है। तो mgh, तो आप जब इसको निकालोगे तो आपका आंसर जूल आएगा। तो जूल को हम अगर हम किलोग्राम मीटर उसमें बोलेंगे तो ये होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इसका आंसर है जूल। पता होना चाहिए कि जूल भी क्या होता है। ठीक है। अगर हम उसको किलोग्राम मीटर इसमें लिखेंगे तो क्या होगा। ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो ऐसे केस में आपको फॉर्मूला जो इसका सूत्र है वो ये जरूर याद रखना चाहिए, उससे भी निकल आता है। ठीक है। तो आंसर है इसका जूल। 95। किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध है, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या संबंध होता है, तो बताएं इसका आंसर। हम्म क्या संबंध होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम्म आंसर बहुत लोगों ने 4 दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी गतिशील वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा ही विस्थापन से या बड़ी या उसके बराबर होती है। तो जैसे अगर सीधी रेखा में ही चल रहे हैं तो दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर होगी, नहीं तो दूरी जो है वो विस्थापन से बड़ी होती है। ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट है। और जो मैंने भी पहले भी बताया था आपको कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, और जो दूरी है वो आपकी अदिश राशि है, यानी कि उसमें सिर्फ परिमाण होता है, और विस्थापन में आपका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो ये भी जरूर ध्यान रखना। ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन पे है हम लोग। ये क्वेश्चन चाहो तो एक रफ अपने कॉपी में नोट भी करते जाओ, नोट्स की तरह से। कभी कभी क्वेश्चन लगभग रिपीट भी हो जाते हैं, नहीं तो इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं। बताएं। इसको क्या बोलेंगे, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में जो समय लगता है हम उसको क्या बोलते हैं। करेक्ट, हम उसको आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। बिल्कुल सही जवाब है।
और ये आपके उसमें जो एक कंपन में जो लगने वाला समय है, ये उसका मेजरमेंट होता है। तो आवर्ती क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए तो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये कंपनों की संख्या होती है, जैसे कि एक सेकंड में कितने कंपन हुए, ठीक है, आवर्ती। और इन दोनों में आवर्तकाल और आवर्ती में आपका जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, T इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 97, तड़ित चालक किससे बनाया जाता है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगा। सही है, तड़ित चालक जो है वो आपका तांबे से बना होता है। ये जानते हैं बच्चों की तड़ित चालक होता क्या है? या आप लोगों ने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इमारतों पे एक छड़ जैसी होती है ना, ऊपर ऐसे लगी होती है, ताकि जो बिजली गिरती है ना उससे बचाने के लिए। तो इसका जो एक दूसरा सिरा होता है ना, वो बहुत जमीन में, मतलब बहुत गहराई में दबा होता है। तो बिजली जब गिरती है तो इमारत को बिजली गिरने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको तड़ित चालक कहते हैं, और ये अक्सर तांबा या एल्यूमिनियम का भी होता है, लेकिन अक्सर ये तांबे से बना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तांबा। देखा देखा, जो आपकी लास्ट मोमेंट की स्टडी होती है ना, वो इसी तरीके से होती है कि इस समय आप क्वेश्चन पेपर्स उठा लो और क्वेश्चंस करते जाओ, और उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी छोटी छोटी सी चीजें हैं वो अपनी किताबों से निकाल लो। जैसे कि अब यही पूछ लिया गया कि तड़ित चालक क्या होता है, तो अब तड़ित चालक, तो चालक क्या होता है, ये कौन से होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, तो इनके बारे में छोटे से नोट्स साइड में बना लिए, है ना। अब लास्ट मोमेंट ऐसे ही पढ़ा जाता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग सारा नहीं पढ़ सकते, लेकिन 10 साल 15 साल के जैसे क्वेश्चन पेपर्स अगर हम लोगों ने लगा लिए, हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, तो वो नोट्स बहुत काम आते हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। तो ऐसे भी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 98, निम्नलिखित में कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में ये भी पढ़ लेते हैं कि कौन सी दीप्त वस्तु है ना, कि बस हमें मालूम है कि इसमें से ये होगी, तो ऐसा भी हो जाता है। बट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो इसमें ऑप्शन क्या है? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। गुड। तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि दीप्त वस्तु कौन सी होती है, ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है। इसमें पुस्तक, तारे, सूर्य, एलईडी, तो जाहिर सी बात है कि जो पुस्तक है उसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, इसीलिए वो दीप्त वस्तु नहीं, ठीक है। 99, समतल दर्पण पर अभिलंबवत प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में संबंध बताना है, ठीक है। तो उसमें क्या संबंध होगा? प्लेन मिरर पर जब रे गिरती है तो उनके बीच का संबंध क्या होगा? हो सकता है कुछ बढ़िया वाला, कुछ यहाँ दिख रहा है, यहाँ की प्लेटें बहुत ज्यादा 120 है। बताएं। अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। इसका आंसर है सेकंड। बेटा ये प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो प्लेन मिरर पर जब भी एक रे है ना नॉर्मल गिरती है, तो जो आपका कोण होता है ना, आपतन कोण, वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। और क्योंकि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर होता है, तो इसका आंसर है सेकेंड, ठीक है। अरे वेट, वहां पे थे हम लोग। बहुत बढ़िया दादाजी, सब ठीक ठाक।
अब इस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारदर्शी वस्तु कौन सी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट वस्तु कौन सी होती है। तो इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पारदर्शी वस्तु होती कौन सी है। तो पारदर्शी वस्तु वो होती है जो अपने आर पार लाइट को पास होने देती है ना। तो इसमें से कौन सा आंसर है? करेक्ट, इसका आंसर है स्वच्छ कांच। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि दर्पण या स्वच्छ कांच। तो दर्पण बच्चों, जैसे आपको पता है, वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। वो आपकी जो लाइट है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि उससे जो लाइट है वो परावर्तित होती है ना, उसमें एक मेटल कोटिंग होती है। तो दर्पण इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है स्वच्छ कांच। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऊपर के दो ऑप्शन तो है ही नहीं, नीचे के दो ऑप्शन में ये कंफ्यूजन आ सकता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको भी जूम कर दें। अब इधर आ जाओ, ये कुछ क्वेश्चन शायद इसमें, चलो अच्छा अभी यहीं चलते हैं, क्वेश्चन शायद इसमें मिस हो गए। कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या होगा? ये तो तुम लोगों ने किताबों में पढ़ा ही होगा। बताओ इसका आंसर क्या है कपास की खेती के लिए, और पता भी होगा। करेक्ट, इसका आंसर है 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेना। जैसे कि क्वेश्चन आया कि कपास की खेती, तो कपास की खेती कैसे होती है, इसका अंकुरन कौन से टेम्परेचर पे होता है, जो भी आपकी किताबों में जितना दिया हो इससे रिलेटेड वो पढ़ लेना। तो जब आप क्वेश्चंस करो तो कुछ अब इसी तरीके से करो कि अब क्वेश्चन में पूछा गया है कपास की खेती, तो हम उस चैप्टर पे जाके इसके बारे में थोड़ा सा और रिवाइज करें। ठीक है, कि फूल लगने में कितना टेम्परेचर होता है, पौधे की वृद्धि में कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, इस तरह की चीजें आप उसमें से पढ़ सकते हैं। 113, भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। जो भेड़ के जो रेशे होते हैं उसमें से डस्ट पार्टिकल और जो गंदगी उसको निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसका सेकेंड ऑप्शन है अभिमार्जन। ठीक है, इसको इसमें करते क्या है, जो रेशे होते हैं ना उनको एक टंकी में डाला जाता है, उसमें धोया जाता है। अब शायद ये मशीनों से भी होता है क्योंकि अब ये काम बहुत ज्यादा ऑटोमेट हो गए, तो मशीनों से किया जाता है। ठीक है। हम्म, इस क्वेश्चन पे आ जाओ आप। इस इक्वेशन को पूरा करें, HCl प्लस NaOH। तो ये X क्या है इस केमिकल रिएक्शन में? इसमें X क्या है? साथ में हमको H2O यानी कि जल मिल रहा है और ऊष्मा मिल रही है। तो X हमारा क्या होगा? देखा जाए तो ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है। पहले तुम लोग ऑप्शन बताओ फिर देखें। हम्म, देखो ये एसिड और बेस का रिएक्शन है, यानी कि अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन होता है तो हमको सॉल्ट मिलता है। ठीक है, और इन चारों ऑप्शन में जो सॉल्ट का जो करेक्ट सूत्र है, यानी कि जो सही फॉर्मूला है, वो आपका NaCl यानी कि तीसरा वाला है। पहले दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, है ना। आप लोग अपनी किताबें जब निकालना तो देखना कि NaCl2 या Na2Cl नहीं बनता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ही सही नहीं है। तो NaCl ही सही फॉर्मूला है, और चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि HCl तो हमारे उसमें दिया गया है ऊपर, तो वापस से हमको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको सॉल्ट का सही फॉर्मूला भी पता हो। ठीक, ऑप्शन में ही दिख रहा है कि थर्ड वाला ही ऑप्शन सही है, यानी कि NaCl। ठीक है, ये फॉर्मूला सही है।
कभी कभी ऑप्शन से भी हमको आंसर निकालने होते हैं। हो सकता है हमें क्वेश्चन समझ में ना आए लेकिन ऑप्शंस में कुछ दिख रहा हो, या होता है ऐसा। ठीक है, ठीक है। अब 115, पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से क्या बनता है, बताएं। पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से हमें क्या मिलता है। चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, इसके रेत मिश्रण से हमको क्या मिलता है। किनारे कोने में देखी जाती चीजें हैं, इस कोने में उस कोने में जहाँ मच्छर है। इसका आंसर है कठोर कांच। एकदम सही जवाब है। और इसको कुछ चीजें तो अब आपको याद ही करनी पड़ेंगी। हार्ड ग्लास, कठोर कांच, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं पोटैश ग्लास। ठीक है, आपकी किताब में दिया है कि नहीं, मैंने बता दिया है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है और बहुत आसान भी है। बताएं, ये आप लोगों को पता होगा कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है। करेक्ट। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विटामिन बी जो है वो घुलनशील विटामिन है। ठीक है, बाकी के पास सारे विटामिन के बारे में भी पढ़ लेना। एक नोट्स ऐसे बनाओ कि विटामिन ए क्या होता है, उसका सोर्सेस क्या है और उसमें क्या क्या, और उसकी जो फीचर्स, तो जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को एक नोट्स इस तरह से बना लो। विटामिन बी क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है, इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हरे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, मैंने देखे, मतलब शॉर्ट शॉर्ट है कि वो सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 118 लार में पाया जाने वाला कौन सा होता है। ठीक है, लार आपका सलाद में उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेरी गुड, इसका आंसर 3 ही है, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन जो है वो एंजाइम सलाइवा में पाया जाता है, जो आपके जो खाने में जो स्टार्च होता है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, एंजाइम्स का जो काम होता है, तो अब यहाँ पे देखो एक नया शब्द जैसे एंजाइम आया तो और पढ़ लेना कि एंजाइम्स का क्या काम होता है और कौन से एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो यहाँ इसका एक ऐसे नोट्स बन जाएगा। ठीक है, चलो 119, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, बताएं इसमें क्या होता है। हम्म इसका आंसर 3 है। आप लोगों ने जवाब भी सही दिया है। आंसर है यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल। तो जो पक्षी होते हैं, आपने देखा भी होगा एक सफेद पेस्ट के रूप में ये लोग एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, ताकि अपने बॉडी का जो वाटर है उसको मतलब रोक पाए अपनी बॉडी में, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो वो यूरिक एसिड होता है। ठीक, उसको याद कर लेना। फिर है 120 क्वेश्चन,
हाँ, आप पुष्पी पौधा कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आम, लिली, गुलाब और फर्न। तो इसमें से आप पुष्पी पौधा यानी कि जिसमें फूल नहीं होता, वो कौन सा पौधा है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, बताएं। और जूतों पे ग्लू एक ऐसी चीज है जिससे जोड़ा बन सकता है। बोल दो हम्म, ना, मिल गया तुमको? बहुत लोगों ने आंसर दिया है, तो आंसर इसका है 3 फर्न। ठीक है, जो फर्न्स होते हैं उसमें ऐसे फूल की जगह पे आप देखोगे कोन्स वगैरह होते हैं ना, कोन्स ऐसे कुछ दिखाई देगा, आप लोग देखेंगे। फर्न्स, फर्न इसका सही जवाब है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलो 121, देखो फिर से एक बहुत इजी क्वेश्चन है। मानव में कुल हड्डियां पाई जाती हैं, ये आंसर तो पता ही है। कुछ देखो एकदम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो बिल्कुल पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो बताऊंगी। इवॉल्व हुए 206 हड्डियां मानव में कुल हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, बट कंफ्यूजिंग से ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन देख लो, बड़े एकदम क्लोज वाले होते हैं। ठीक है, 122 ये आपका है। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पपीता में, सरसों में, गुड़हल में या सेम में? मैं हम लोग ज्योमेट्री बताएंगे। ज्योमेट्री इसमें बड़े अलग अलग जवाब आ रहे हैं। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है बेटा पपीता में। ठीक है, इसमें मतलब या तो मेल ऑर्गन होगा या फीमेल ऑर्गन होगा, दोनों साथ में नहीं होते हैं। और पपीता के अलावा भी आपके ये वाटरमेलन, कुकुम्बर यानी कि तरबूज और खीरा, इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसके और एग्जाम्पल्स भी देख लेना, क्या पता इन चारों ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन आ जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक लिंगी जो पुष्प है वो कौन से हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। जो मुझे इस समय याद आया मैंने आपको बता दिए। 123 क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जंतु का उदाहरण। ठीक है, मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल कौन सा है? तो पैरामीशियम, मछली, यूग्लिना या अमीबा, इसमें से कौन सा है? इसलिए मैं आपको कभी देती नहीं हूँ। कभी भी देती ये हो जाता है मेरे पास कुछ लेने पापा। छोड़ो आप। अभी मैं हमारी देखो इन चारों में से मैं आपको बता देती हूँ, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा जो है वो यूनी सेलुलर एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर के। ठीक है, बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल आपका इसमें मछली है। ठीक है, फिश। क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। एक मिनट, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। वो नीचे इधर आ गया, दिख रहा है क्वेश्चन। ये 101 ऊपर वाले क्वेश्चन नीचे आ गया था। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है? देखें। देखो बड़ा कंफ्यूजिंग से ऑप्शन है, क्वेश्चन ये बहुत आसान है, बट कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में हम लोग देखते नहीं है ध्यान से, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। जैसे 98.6 फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका 3 है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता ये वाला। 98.6 फ़ारेनहाइट है, अगर डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो कितना होगा? 36 डिग्री सेल्सियस। तो इसको प्लीज उस तरह से याद करना। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ऑप्शंस फिर उसी हिसाब से मार्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इंद्रधनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण क्या होता है? यानी कि जो इंद्रधनुष होते हैं उसमें बीच में कौन सा रंग आता है? कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों में बीच में कौन सा रंग आता है? दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, फेस्टिवल 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 फेस्टिवल
बड़े अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें बीच में बेटा हरा रंग आएगा, ठीक है, इसको याद कर लो। जो 7 रंग है उनका सीक्वेंस भी ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि पहले लाल होता है, फिर नारंगी होता है, फिर पीला होता है, हरा फिर बीच में आता है, फिर नीचे आपका नीला, इंडिको और बैगनी, है ना। तो जो आपका बीच में जो आ रहा है वो हरा रंग है। यार किसी ने किया जरूर है, ऐसे कैसे होता ये जो इसका सीक्वेंस है ना वो भी पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष में जो 7 रंग है ना वो किस सीक्वेंस में होता है। एकदम से वो कहाँ से ऑप्शन हो जाएगा? बटन दबी होगी या तुम्हारा हाथ लगा होगा। 103 निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना। जो दूर की वस्तु है उसकी इमेज हमारे मतलब आंखों में कहाँ बनती है, बताएं। और क्या, और क्या बेटा, वीडियो उस पे यूट्यूब पे तो पड़ता है। नहीं तो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, क्लास उनकी चली रिकॉर्ड। क्वेश्चन को फिर से देखो। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जो होती है उसकी दूर की स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है। तुमने भी उंगली या कुछ किया जरूर है ना, कुछ लोगों ने इसका आंसर 1 दिया है रेटिना पर। तो बेटा रेटिना पर जो हमारी जो नॉर्मल आंखें जो होती है ना जिसमें कोई दोष नहीं होता, उनकी इमेज हमारी रेटिना पर बनती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं दृष्टि दोष की। तो इस केस में दूर की जो वस्तु है उसकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना के सामने बनेगी, ठीक है। इसमें रेटिना के सामने बनती है क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो आंखों की पुतली होती है या तो वो लंबी हो जाती है या जो आपका लेंस है वो ज्यादा सा मुड़ा हुआ होता है। इसलिए जो इमेज है यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के सामने बनता है, इसलिए वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। दूर की जो वस्तु है वो धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। तो जिन्होंने भी रेटिना पर बोला है पहला ऑप्शन, रेटिना पर नॉर्मल आईज की जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है, ठीक है। 104 क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय सोर्स कौन सा होगा, बताएं। नवीकरणीय सोर्स कौन से होते हैं। आसान है, लकड़ी, डीजल, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आंसर है इसका सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। और जो हमारे ये नवीकरणीय सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, जो कि प्राकृतिक सोर्सेज होते हैं ना, जो हमें प्राकृतिक प्रकृति से मिलते हैं, मतलब जिनकी लगातार पूर्ति होती रहती है ना। ये क्या होता है, बोला करो ना। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति कौन सी होती है। ये 4 डिवाइस आपको दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बताएं इन चारों में से कौन सा है वो। गुड, आंसर एकदम सही आ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है विद्युत सेल, जो आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चारों ऑप्शन है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो जो आप है वो क्या करती है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। सोलर सेल आपकी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन तो आसान है, जो आपका है यानी कि जो आपकी उसको विद्युत एनर्जी में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो बाकी चारों को भी आपको पता होना चाहिए। आंसर इसका विद्युत सेल है, बट कभी कभी क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया जाए, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि उसमें पूछा क्या गया है। 106 ये आपका है। क्रोमियम मिलाने कांच होता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग कैसा हो जाता है।
बताएं। तो मैंने सीखा। हाँ आपका मैंने सीखा है। हाँ हाँ कौन सी डिश पे ये देखो इसी अब इनको हम कौन सा पेज बताएं किस पेज का। बड़े मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। इसका आंसर है 3 हरा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Cr2O3। ठीक है, इसको मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। ठीक, ये याद रखना। और कांच का रंग नीला कब होता है? कांच का रंग नीला होता है कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से। ठीक है, पता नहीं आपकी किताब में है नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ। फिलहाल जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्रोमियम ऑक्साइड, इसको मिलाने से कांच का रंग हरा होता है। आराम से याद है ना, फिर आपको आपको पता तो होना चाहिए कर्व लाइन क्या होती है। अगर आपको पता ही होती है। ठीक, चलो देखो कितना आसान क्वेश्चन फिर से आ गया। पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम क्या होगा? चलो बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप अपने लेवल बड़े लेवल की चीट का डेफिनेशन पूछना। बड़ी लेवल बताओ हम क्या किताब में है ना, बड़ी लेवल अच्छे दाम में एक्सरसाइज दी गई है, आप देखो तो एक बार एक्सरसाइज पूछी हम्म, इसका करेक्ट आंसर सेकेंड ही है, तो आप लोगों ने जवाब सही दिया है। गुड। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे, पता है आप लोगों को। ठोस में जो है वो अणु पास पास होते हैं तो उनका आकर्षण बल ज्यादा होता है। द्रव में जो है वो अणु और थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण बताएं। ठीक है, रिवर्सिबल। बताओ इसमें से क्या होगा? दूध का फटना, मोम का पिघलना, धूप बत्ती का जलना, या सब्जी का पक। एंगल एंगल हैज 4 साइड्स। प्रत्यावर्तित परिवर्तन वो होते हैं जिनको उनके मूल रूप में हम लोग वापस ला सकते हैं। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम उसके मूल रूप पे वापस ला सकते हैं? ठीक है, हाँ, मोम का पिघलना। ठीक है, गुड। चलो, गैलेना किसका अयस्क है, मतलब और है? गैलेना किसका और है बताओ। ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, आपकी किताब में इसका एक टेबल दिया हुआ है। क्या कर चुकी हूँ रेजोल्यूशन आप साइड कर चुकी हूँ ये साइड इसका आंसर है फर्स्ट लेड। ठीक है, लेड का ये कोर होता है, इसका फॉर्मूला होता है लेड सल्फाइड, पीबीएस। लेड का जो क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला होता है पीबी होता है ना, तो गैलेना का जो फॉर्मूला होता है वो पीबीएस होता है। ठीक है, लेड सल्फाइड। तो इसका आंसर है पहला। इसको याद ही कर लो, गैलेना किसका ओर है, तो उसको याद ही करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ओर्स आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको याद करना होगा। ठीक है, ये सब एक टेबल अपनी कॉपी में बना लो ताकि याद करने में आसानी हो। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 110, प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधो बिंदु का ताप क्या होता है? बताएं। करेक्ट है आंसर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो आपका बर्फ का गलनांक होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो सबसे आसान क्वेश्चन है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? चलो इसको नहीं बताना, ये आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, तो मैंने देखा ये आप लोगों का शायद लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चंस बहुत आसान भी हैं, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, जैसे कि अब यही वाला लास्ट, ये जो 111वां क्वेश्चन है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो आप उसी तरीके से कुछ पेपर जब उठा लो और 5 साल के पिछले कुछ ईयर्स के पेपर करना शुरू करो, और उसके नोट्स उसी तरीके से बनाओ। ठीक है,
कोशिश करेंगे कि कल परसों भी मैं 1-2 क्वेश्चन पेपर और ले लूं। ठीक है बच्चों? जब आपको नॉलेज, अगर आपको आगे टॉप करना है, हाँ, ऑप्शन जारी है एडवांस इसका। रहना है, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज करना ठीक पड़ेगा ना। ठीक है, फिर आज की क्लास यही हम रैप अप करते हैं। ये कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जो आपके क्वेश्चन पेपर से ही मैंने लिए थे, और कोशिश करूंगी कि कल और इनसे संबंधित नोट्स बना पाई तो मैं आप लोगों को नोट जरूर शेयर कर दूंगी। ठीक है? ठीक है सर, फिर मैं लीव कर दूं। हेलो सरकार पढ़ाएगा, पूछो सर, मैं ले रही हूँ। टॉपिक। क्या है ये? कुछ शरीफ होगा। शरीफा शरीफ है। यस, बहुत शरीफ है। तुम्हारी तरह नर्तक नहीं है। हाँ। अपने घर पे देखो, ये क्लास में कितना